हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के इस टॉक शो में। टॉक शोज की श्रृंखला में हम बात करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, और उसके लिए आमंत्रित करते हैं डोमेन एक्सपर्ट्स को और साथ में विद्वानों को। आज भारत में जो हो रहा है, धर्मांधता, कट्टरता और राजनीति किस ओर जा रही है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज के मेहमान हैं। बहुत खास शख्सियत हैं, श्री सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, आपका आभार, आपने कीमती समय बहुत निकाला। धन्यवाद आपका दिनेश भाई। बहुत धन्यवाद आपका। आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और आप सत्य के साथ यूं ही खड़े रहे। धन्यवाद सर आपका। और सुरेंद्र राजपूत जी का तारुफ मैं क्या करूं, ये एक बहुत सौम्य पर्सनैलिटी है। बहुत मधुरता से ये उत्तर देते हैं प्रश्नों के, कभी विचलित होते मैंने कभी टीवी पे इनको देखा नहीं है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, और कहीं ना कहीं उनकी जो बातों की स्पष्टता है वो आप तक हमेशा ही पहुंचती रही है। आज हमारा सौभाग्य न्यूज टाइम पर कि श्री सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। राजपूत साहब, राजनीति के बहुत सारे रंग देखे आपने। गंगा में बहुत पानी बह गया, कोरोना काल से भी गुजर गए। भारत में कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं, कट्टरता की, धर्मांधता की, जिससे देखकर कभी कभी डर लगता है कि क्या हम उसी रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं जहां से वापस आना मुश्किल हो जाए। आपकी पहली टिप्पणी। दिनेश भाई, सही कहा आपने। लेकिन मैं तो जिन जो लोग इस रास्ते पर ले जाने के लिए जिम्मेवार हैं जी 2014 के बाद, जी उनके लिए दो लाइनों से शुरू करता हूं। जी कहते हैं ना कि नवाज देवबंदी ने एक जगह पर लिखा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, जी और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। जी उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब जी। मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। क्या सच बात बात है, यह है कि ये क्या बात है। इस देश को, इस समाज को जो लोग धर्मांधता के गड्ढे में लेके जा रहे हैं, उन्हें ये जरूर मालूम होना चाहिए कि उस गड्ढे में गिरने वाले उन्हीं के भाई बंद हैं, जी और आखिरी में वो स्वयं भी गिरेंगे उसी जी गड्ढे में। जी आप देखिए ना कि सारे के सारे सामाजिक विमर्शों को बदल दिया गया है। सारे के सारे सामाजिक विमर्श जो है आज की डेट में बैकड्रॉप में चले गए हैं, और सिर्फ एक विमर्श रह गया है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, और किसके घर में क्या खाना बन रहा है। जहां एक आवाज आनी चाहिए थी कि बेरोजगारी की दर को कैसे कम किया जाए, जी कांग्रेस के जमाने से भी जी आवाज आ रही है कि साहब बेरोजगारी तो बढ़ती रहेगी, पहले कौन से कलेक्टर हो जाते थे। जी ये विमर्श की बात आ गई है। जब बात आती है कि साहब महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ना चाहिए, उनका चीरहरण नहीं होना चाहिए, तो कहते हैं कि पहले कौन सा ऐसा। अरे भाई, पहले अगर कुछ कमियां थी, पहले तभी तो आपको लेकर के आया गया था। जी जी और आप आकर के लगातार विमर्श को चेंज करते जा रहे हैं, जी लगातार। जी आप देखिए, जब आप आए थे, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, तब उन्होंने कहा था कि साहब 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देंगे। तब उन्होंने कहा था कि काला धन इतना वापस आ जाएगा कि 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे। जी तब उन्होंने कहा था कि देश को हम सिरमौर बना देंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, जी महंगाई की दर को हम 100 दिन में कम कर देंगे। लेकिन किया क्या, आपके सामने है। आज की डेट में 100 रुपए के पार पेट्रोल और डीजल चला गया है। जी आज की डेट में 15 लाख छोड़िए, अगर किसी के घर में 15 पैसे भी आए हो तो बता दीजिए। 2 करोड़ पर ईयर के रोजगार आप छोड़ दीजिए, 2 करोड़ पर ईयर रोजगार छीने हैं। बेरोजगारी की दर पूरी दुनिया में सबसे उच्चतम स्तर पर है। एक चीज के लिए लोग जरूर बात करते हैं, कहते हैं कि साहब हम यहाँ पर शमशानों को सही करने आए थे। तो इन्होंने शमशान तो सही नहीं किए, लेकिन कब्रिस्तान बढ़ा दिए। गंगा के बिल्कुल किनारे बिल्कुल उतराती लाशें जो हैं बिल्कुल। आपके सामने है, कि जो हमारे जो जो जिन जिन हमारे धर्मों में, सनातन धर्म में जलाने की प्रक्रिया थी, वो सारी हजारों हजार लाशें सैकड़ों किलोमीटर की गंगा के पाट में जो है गाड़ी गई, और आज वो प्रेत योनि में है। तो इन लोगों बिल्कुल ने बिल्कुल अलग काम किया है। आप देखिए, नोटबंदी से पूरे देश को बर्बाद कर दिया। जीएसटी से गलत इंप्लीमेंटेशन से पूरे देश में मध्यम वर्ग के और छोटे व्यापारी को बर्बाद कर जी दिया। जी कोरोना काल में मजदूरों की जिस तरीके से इन्होंने, पलायन में मजदूरों की दुखद मृत्यु हुई, और दूसरे कोरोना की लहर में जिस तरीके से आम आदमी की मृत्यु हुई, पूरी तरीके से तबाहो गारत कर दिया है इस देश को। तो आप
देख सकते हैं। इसका असर ऐसा नहीं है कि हमें हमारे ऊपर या आपके ऊपर पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों पर भी पड़ रहा है। वो लोग भी तो इस देश के नागरिक हैं। जी। इससे पहले कि आगे बढ़ूं तो मैं आपको दर्शक मित्रों बधाई दे देता हूं राष्ट्रीय खेल दिवस की, क्योंकि आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी है। उन्हीं के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता रहा है 2012 के बाद से। और आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। इसलिए आज मैं थोड़ी सी अलग ड्रेस में भी हूँ, तो एक मेरी खेलों तरफ की। से भी बहुत बहुत बधाई आपके सारे सुधी दर्शकों को, देश के समस्त खिलाड़ियों को और देश के समस्त नागरिकों को खेल दिवस की बधाई। खेलिए, कूदिए और आगे बढ़िए। खेल ही एक ऐसी चीज है जो हार के साथ भी जीत सिखाती है, खेल की भावना देती है और कहीं ना कहीं हमें हार और जीत को सहने की क्षमता भी देती है और आगे बढ़ने का हौसला भी देती बिल्कुल सही कहा राजपूत जी आपने। काश कि ये खेलों की भावना राजनीति में भी उतनी जागृत रहती। आज जिस किस्म की आपस में कटाक्ष किए जाते हैं, ये 50 के दशक में, 60-70 के दशक में ऐसे कटाक्ष नहीं हुआ करते थे। और ना ही ऐसी एक दूसरे के ऊपर बातें की जाती थी, बहुत शालीनता से बातें की जाती थी। और ये चीजें हम सिर्फ खेलों से सीख सकते हैं कि हारने के बाद भी जो एक क्या कहते हैं कि शालीनता होती है, विनम्रता होती है, उसको मेंटेन करना चाहिए। राजपूत जी, धर्मांता की बात, धर्म के इस गहरे कुएं में हमारे सामने दो तीन बहुत क्लियर एग्जाम्पल्स हैं कि धर्म हमें किस मोड़ पर लेके जाएगा अगर अंधा अनुसरण किया तो। एक हमारे पश्चिमी नेबर हैं पाकिस्तान, एक उनके साथ और भी हैं, नक्शे में तो हम मिले हुए हैं वैसे नहीं है, अफगानिस्तान। जब धर्म की अंधी दौड़ में आप जाते हो तो फिर वो कुआं नहीं खाई बन जाता है, वहां पर गिर जाते हैं। और ऐसे में एक हमारा पूर्वी नेबर भी था जो थोड़ा कुछ दशक पहले उसी राह पर चला गया था, लेकिन मुड़कर वापस आता है सेकुलरिज्म के अंदर। और उसके बाद वो तरक्की की ऐसी सीढ़ियां चढ़ता है कि आज भारत के बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े नीति आयोग के लोग उस देश की दुहाई देते हैं कि देखिए उन्होंने कैसी तरक्की की है। ये एक क्लियर कट एग्जाम्पल है कि जब आप उस दौड़ में जाते हैं और आपके पास एग्जाम्पल है ईस्टर्न नेबर का, कि उसको फॉलो कीजिए और देखिए भारत कैसे तरक्की नहीं करेगा। है। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया है दिनेश जी, कि पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाला भारत आज की डेट में बांग्लादेश जैसे पड़ोसी से सीखने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। 2014 से पहले बांग्लादेश की पर कैपिटल इनकम भारत से कहीं कम थी जी। और आज भारत से कहीं ज्यादा है। इन बिल्कुल है। 7 सालों में हम तरक्की की है कि पीछे हुए हैं, ये आपके सामने है। जी। और मैं आपको एक बात बता दूं, धर्म और आस्था हमारी निजी आस्था का, निजी जिंदगी का विषय है। राजतंत्र में धर्म का कोई स्थान नहीं है। राजतंत्र में हमारा संविधान हमको निरपेक्षता की नीति देता है और जिन जिन पड़ोसी मुल्कों ने कट्टरता अपनाई है पूरी दुनिया में, चाहे किसी तरीके से कट्टरता अपनाई हो, वो सारे के सारे देश आज की डेट में कहाँ हैं आप देख सकते हैं। चाहे वो अफगानिस्तान का मुद्दा ले लीजिए, चाहे आप पाकिस्तान का मुद्दा ले लीजिए और चाहे आप अन्यत्र जगहों के मुद्दे ले लीजिए। भाई होने को तो हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है, हिंदू देश है। आज की डेट बिल्कुल। में अगर गौरव की बात होती तो दुनिया में सिरमौर होता। आपके बिल्कुल। बिल्कुल। सामने बांग्लादेश का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आज बांग्लादेश का अनुसरण करने के लिए हम विवश हैं, उस बांग्लादेश का अनुसरण करने के लिए जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जी। 1971 में अदम्य सैन्य साहस और पराक्रम हमारी सेना ने जो दिखाया था, एक पाकिस्तान पे दो पाकिस्तान किए थे, वो आपके सामने है। जी। आप देखिए वो बांग्लादेश जहां पर अब एक अजीब किस्म की हम लोग तो वो करते थे कि अरे भाई बंगाली होना उस वक्त भिखारी होने का पर्याय माना जाता था। जी। आपके सामने आप वो देखिए, आप इसको शब्दों में मत लीजिए, तो आपको अगर लगेगा कि उस वक्त बांग्लादेशी शरणार्थी या बांग्लादेशियों के आने का मतलब होता था कि आप कहीं ना कहीं उनको बहुत हे दृष्टि से देख रहे हैं, आपके यहाँ पे शरण ले रहे हैं। आज वही बांग्लादेश देखिए कहां पर तरक्की कर रहा है, हमसे पर कैपिटल इनकम में आगे बढ़ गया है। तो इस सरकार को समझना होगा कि 2014 तक जहां हमने देश के 100 करोड़ जनमानस में से लगभग 28 से 40 करोड़ जनमानस को गरीबी रेखा के ऊपर किया था, आज इस सरकार ने पिछले 7 सालों में 40 करोड़ से ऊपर जनमानस को फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिया है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, राइट टू फूड में जो प्रधानमंत्री जो क्या नाम खाना दे रहे हैं 5 किलो पर पर्सन, वो बता रहा है कि 88 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं, आपके सामने है। और ये लोग गर्व की बात कर रहे हैं। ये गर्व की बात है या शर्म की बात है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज तो तय है कि आज की डेट में 88 करोड़ राइट टू फूड जो कांग्रेस ने दी थी, उसके योजना के तहत अन्न का वितरण हो रहा है। इसको देखना पड़ेगा। लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर के लेकर के आए थे, उनको सबको गरीबी रेखा के नीचे इस सरकार की नीतियों ने, भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने नीचे धकेल दिया है। तो देखना होगा लोगों को, आप जैसे सुधीजनों के जरिए, कि भाई क्या अच्छा है हमारे लिए, तरक्की हमारी किस चीज में है, तरक्की और रोजगार हमारा किस चीज में है। रोजगार में तो बट नेचुरल है कि जब आप नए एवेन्यूज बनाएंगे, जब रोजगार परक विकास की अवधारणा को आप लेकर के आएंगे, जब आप नए कल कारखाने, नई बिजली के संयंत्र, नई सड़कें, नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे श्री राजीव गांधी जी लेकर के आए थे कंप्यूटर, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति लेकर के आई थी पीजे कुरियन साहब के उसमें और स्वामीनाथन साहब के नेतृत्व में। तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, कहनी पड़ेंगी कि साहब आपको चाहिए क्या। आप धर्मांधता या अंधी धर्मांधता या धर्मांधता मत कहिए उसको, उसको कट्टरपन कहिए। कट्टरपन दोनों तरफ का खराब है, वो चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो। कट्टरपन के अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको चौंकाने वाली एक जानकारी मिलेगी कि हिंदू और मुसलमान के दोनों के कट्टरपंथी पीठ से मिले हुए, दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों ही देश की तरक्की नहीं चाहते, दोनों ही चाहते हैं कि उनकी आवाम सिर्फ उनकी बात सुने। तो कट्टरपंथ से किसी भी देश का भला नहीं हुआ है आज तक। जो लिबरल हमारी नीतियां थी, आप देखिए कहां से 48 में हम शुरू हुए थे, 1760 करोड़ का बजट था हमारा। 2014 में हमने कहा 30 लाख करोड़ से ऊपर का बजट छोड़ा था। आज भारत की सरकार की नीतियां क्या है कि 45% से ऊपर बेरोजगारी की दर जा चुकी है, कल कारखाने बंद हो चुके हैं। कहते हैं साहब एफडीआई आई है, एफडीआई रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आ रही है, नए एवेन्यूज के लिए नहीं आ रही है, आपके सामने। तो आप तो खुद ही एक महारत किए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, तो आप तो देखते हैं कि कहाँ एफडीआई आ रही। आप तो भूतपूर्व रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी भी रहे, तो आपको तो मालूम है कि क्या स्थिति है। राजपूत जी, सरकार हमेशा, अभी की सरकार हमेशा कहती रही कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, और इन 70 सालों में बहुत एसेट्स बने, इंस्टीट्यूशंस बनी, भारत ने बहुत तरक्की की। आज वही 6 लाख करोड़ के अंदर बिकने को तैयार है। कहीं ना कहीं लगता है कि हमें, जो पिछली सरकारें, वो भी भारत सरकार थी, जो पीछे सरकारें थी, उनको एक किस्म से देखा जाए तो हाशिए पर धकेलने की बात होती है, ये कहने की बात होती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो फिर ये सड़कें, ये पोर्ट्स, ये एयरपोर्ट्स, ये हाईवेज, ये फैक्ट्रियां, दुकानें, शॉपिंग मॉल, ये कहां से आए अल्टीमेटली। वो अटल जी के शब्द याद आते हैं मुझे, जब 50 साल हुए थे भारत की आजादी के, गोल्डन जुबली था, और शायद वो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में वो इसको एड्रेस कर रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये कहता हूं कि भारत ने तरक्की नहीं की 50 सालों में, तो ये एक तरह से उन लोगों के प्रति एक बहुत बड़ा, एक मतलब कह सकते गुनाह होगा, जो भारत के शिक्षक थे, टीचर्स थे, वैज्ञानिक हैं, भारत के किसान हैं, मजदूर हैं, भारत के बच्चे हैं। इन सब ने 50 साल तपस्या की, तब हम यहाँ तक पहुंचे। और आज मैं कहूंगा हमने ये 74-75 साल तपस्या की तो यहाँ तक पहुंचे। उनको कुछ ही शब्दों में निगेट करके हाशिए में धकेल देना कि आपने कुछ नहीं किया, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि नागरिक होने के नाते सर, कि क्या हमने इन 74-75 सालों में कुछ भी नहीं किया इस देश के अंदर। दिनेश भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बिहार में एक शब्द होता है थेथर। थेथर का मतलब होता है कि अपनी बात को बेशर्मी से रखना, और बहुत बुरी तरीके की बेशर्मी से, अगर वो कट भी जाए उसके बाद भी बेशर्म बने रहना। ये थेथरई करते हैं ये लोग, इसको थेथरोलॉजी बोलते हैं। आप इस चीज को देखिए ना, कि जो लोग बोल रहे हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं किया, जिस इलेक्ट्रॉनिक गजट से बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गजट किसका दिया हुआ है आपके सामने।
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे सच था झूठ था भगवान जाने की, साहब मैं 1988 में 86-87 में ईमेल के जरिए दिल्ली फोटो भेजा करता था, तो वो फोटो अगर ईमेल आई थी मान भी लीजिए, चलिए उस पर हम वो नहीं करते हैं, अगर वो आई थी तो कौन लेकर के आया था उस वक्त? क्या मोदी जी प्रधानमंत्री थे? आपके सामने की स्थिति है। आप देखिए ना, मैंने कहा कि पहला बजट में हमारे पास प्रावधान 1760 करोड़ रुपए का था जवाहरलाल नेहरू साहब के समय में। उन्होंने उस 1760 करोड़ रुपए के प्रावधानों को डिफेंस में देने की जगह भाखड़ा नंगल डैम पे दिया। तो उन्होंने कहा कि पहली हमारी प्राथमिकता है अपने लोगों को अन्न प्रदान करना, हिंदुस्तान को सेल्फ सस्टेन करना, क्या नाम, ग्रेन्स में, फूड ग्रेन्स में। उस समय की आप स्थिति देखिए, कितना दूरदर्शी वो शख्स रहे होंगे, कितनी दूरदर्शिता उन्होंने की होगी कि उन्होंने हैवी इंजीनियरिंग के इतने कल कारखाने बीएचईएल दिया उन्होंने। उन्होंने तमाम तरीके के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भाभा एटॉमिक से लेकर के आप आईआईएम ले लीजिए, आप आईआईटीज ले लीजिए, आप एम्स ले लीजिए, आप जितने इंस्टीट्यूट उन्होंने रिसर्च के दिए, वो सिर्फ इस वजह से, आईसीएआर आप ले लीजिए जो काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर के लिए जो है, जिसकी वजह से आज हमारे जो किसान है वो कम से कम जिस वक्त हम 1948 में उपज ले रहे थे उसकी 3 गुना उपज ले रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाइए कि हरित क्रांति करने का काम किसने किया, दुग्ध क्रांति करने का काम किसने दिया, उन किसानों को महाजन व्यवस्था से हटाने के लिए, उनसे उस दुष्प्रभाव से दूर करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स की संरचना किसने की? कभी सोचने वाली बात है। आप इस चीज को देखिए कि कोऑपरेटिव बैंक की संरचना किसने की? कोऑपरेटिव बैंक की संरचना भी कांग्रेस पार्टी ने ही की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, आपके सामने। ये सारी चीजों से जब देश मजबूत हुआ जड़ों से, जब नींव से हम मजबूत हुए, तो इस पर फिर श्री राजीव गांधी जी आए, उन्होंने भविष्य के निर्माण की ईंट रखी, और पहला तो पंचायती राज दिया, उसके बाद कंप्यूटराइजेशन दिया। दोनों चीजों से आज देखिए कि चाहे ईमानदारी से आप तरक्की की बात करें, चाहे कैसे भी बात कर लें, इन सब चीजों के बगैर ये तरक्की अगर संभव थी तो आप हमें बता दीजिए, कोई भी बता दे। 1971 में पहला परमाणु विस्फोट किया भारत ने श्रीमती गांधी जी के नेतृत्व में। आप देखिए उस वक्त पूरी दुनिया क्या कह रही थी। आप देखिए कि 2500 साल के इतिहास में भारत ने आज तक कोई विदेशी लड़ाई नहीं जीती थी, विदेशी धरती उस पर। आप 2500 साल में पहली पाकिस्तान से इतनी बड़ी जंग जीती और एक देश के 2 देश बनाए और उसको लेजिटिमेसी दी, बांग्लादेश को तरक्कीशुदा कराया, लेजिटिमेसी दी। और बांग्लादेश ने उस वक्त कहा था बंगबंधु ने, शेख मुजीबुर रहमान साहब ने, 1000 साल तक हम इंदिरा जी के और भारत के एहसानों का बदला नहीं उतार सकते। 98,000 फौजों ने सरेंडर किया था, आपके सामने। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे, और उसके बाद आप आ जाइए 1990 में उदारीकरण के दौर के बाद जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली है, उस ड्यूरेशन में देश का सोना विदेशी बैंकों में गिरवी पड़ा हुआ था। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे, आर्थिक सुधार की नीतियां लाए, और उसके बाद देश का सोना भी वापस आया। देश में तरक्की के नए आयाम आए, सॉफ्ट पावर हिंदुस्तान बना, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का डंका बज लेना। आपके सामने है सारी चीजें। आप देखिए जितने उद्योगपति, अरबपति 1948 से 1990 तक नहीं बने थे, अचानक से 4-5 सालों में देखिए कितना। आप उठाइए, आप विप्रो को, अजीम प्रेम जी साहब को उठा लीजिए, नंदल नेटकर्णी को उठा लीजिए, आप इन्फोसिस वालों को उठा लीजिए, आप किसी, यू नेम अ पर्सन, यू विल फाइंड कि हिंदुस्तानी वहां पर आपको मौजूद मिलेगा। नासा में बताते हैं 40% से ज्यादा हिंदुस्तानी लोग थे। अगर आईआईटीज नहीं बनी होती, आईआईएम्स नहीं बने होते, एम्स नहीं बने होते, तो क्या हम इस सॉफ्ट पावर को बना सकते थे? नहीं बना। उसके बाद आप आ जाइए कि जब मनमोहन सिंह जी के जमाने में सरकार आई है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पास बात से, मैं जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी अच्छे काम किए, मैं उनको जी, भी कोई गलत बिल्कुल नहीं कहता। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। आप सड़कों पर के निर्माण में अच्छा काम किया है, उसके लिए जाने जाएंगे। हम इसको कतई उनके योगदान को हम जी जी भाजपा की तरीके से नहीं है कि उनके योगदान को नकार दें। आप देखें, लेकिन उस वक्त जो है जीडीपी लगभग 4% के आसपास थी, और हमने जी जब जीडीपी छोड़ी है 2014 में तो 9% के आसपास। जी जी आपके सामने है सारी चीजें। तो उस समय जब आए
तो राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू फूड दिया, और उसके बाद एक मनरेगा जैसी स्कीम दी जिसको कि आप वेल्थ ट्रांसफर स्कीम कह सकते हैं, कि हमने जो कमाया था वो समाज के आखिरी वर्ग तक गांव में पहुंचे, मिनिमम 10,000 रुपए पर परिवार पहुंचे, और गांव में ही वो गड्ढा खोदे, गांव में ही वो ऐसी चीजें लगाए, गांव में ही वो तालाब बनाए, गांव में ही वो सारी चीजें करे। तो जी सारी चीजों को अगर आप देखेंगे जी तो ऐसा इस तरीके का उन्होंने माहौल पैदा किया कि आज गांव गांव में पहली दुनिया की स्कीम थी कि जितने लोग आएंगे सबको रोजगार देंगे। बिल्कुल सही, मनरेगा जैसी स्कीम कोई दुनिया में नहीं, वेल्थ ट्रांसफर स्कीम आप कह सकते हैं। उसके बिल्कुल बाद सही। भी अगर कोई लोग कहते हैं कि नहीं साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं साहब इन्होंने, तो मेरे ख्याल से थेथराई के अलावा और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे पास काफी कैलकुलेशन थी भी कि जहां पर भारत की एक सॉवरीन टैक्स ग्रोथ रेट होती है, जो नॉर्मली 10% और 15% के बीच स्विंग होती रही अलग अलग सालों में, लेकिन कोविड के पहले वाले साल में वो डिप होके 3% पे आ गई थी, जो 3% है, बिल्कुल अपने सही आप बात। में जो सॉवरीन टैक्स ग्रोथ रेट होती है ओवरऑल, वो एक आईना पेश करती है कि आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। एग्रीड, एग्रीड, अब आते एग्रीड। हैं सर राजनीतिक दृश्य की ओर। 136 साल पुरानी पार्टी 1885 में पैदा हुई, भारतीय नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस ने उत्थान देखा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, और साथ में ना जाने कितने ग्लोरियस पेजेस इनके नाम पर हैं इतिहास में, गिने भी नहीं जा सकते देखा जाए तो। बल्कि आज तो एक बढ़िया बड़े न्यूज़पेपर ने ये भी लिखा कि महात्मा गांधी जी ने जो अपना पत्र लिखा तो हमारे अखबार के थ्रू लिखा था, जो फ्रंट लाइन पे आया हुआ है। अब ये 136 साल पुरानी पार्टी, उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर यहां पर जो कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो रही हैं पिछले कुछ वर्षों से, जहां पर कांग्रेस का आधार थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो एकजुटता नजर आनी चाहिए, या जिसे मैं एक आम नागरिक की भाषा में कहूँ एक फायर नजर आनी चाहिए, वो थोड़ा एक मिसिंग लिंक है। सुरेंद्र जी, आप इसको किस नजर से देखते हैं? बड़ा पुराना प्रोग्रेसिव मूवमेंट की चीज याद आ गई। कहते हैं करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे डाले जाए। मैं आपको एक दो बातें बताऊं, ये निश्चित तौर पर आपने जो बात कही ये इस समय फैक्ट्स के साथ सच है। हम लोग कमजोर हुए हैं, संगठन के रूप में कमजोर हुए हैं, देश में एमपी और एमएलए की संख्या के हिसाब से कम हुए हैं, इसमें कहीं कोई, हम आपकी इस बात को स्वीकारते हैं। और इसके लिए हमें संवाद की स्थिति करनी है, वो संवाद हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात है राजनीति में, मतभिन्नता जो है वो एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। हमारी पार्टी में मतभिन्नता, मतभेद, इन सारी चीजों का संवाद के जरिए निराकरण होता है। भारत की राजनीति जिस तरीके से जिस करवट ले रही है, जिस करवट इस राजनीति को 2009 और 2010 के बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के एक फ्रॉड ने, फ्रॉड कह रहा हूं मैं इस बात को, आप कहाँ हैं अन्ना हजारे लोकपाल के लिए जो जी लड़ते थे आपके सामने, आपके जी उस पे हैं, आप बिल्कुल देख लीजिए। इन जी लोगों ने आरएसएस के साथ मिल करके, विवेकानंद फाउंडेशन के साथ मिल करके जी जो एक झूठ का आवरण बनाया और हिंदू मुसलमान का मुलम्मा उस पर चढ़ाया और उस पर गुजरात मॉडल का लोगों को दिखाया, वो सारी चीजों के साथ में भ्रमित जनता भी हुई, हम भी हुए, आप भी हुए, सब लोग वो हुए। और उसमें कांग्रेस ने, चूंकि झूठों की जमात नहीं है कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी आजादी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को बोलने में, स्पेशली झूठ बोलने में शर्म आती। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताता हूं, आपको याद होगा कि इंदिरा जी जब चुनाव हारी इमरजेंसी के बाद में, इंदिरा जी के पास अपना रहने के लिए घर नहीं था दिल्ली में। जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि इंदिरा जी वहां से हटी तो कहां जाएंगी, ये घर नहीं था। वो घर की व्यवस्था करने में दद्दा ने, उमाशंकर दीक्षित जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खैर वो घर खो छोड़ने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी कि वहां पर उसके बाद फिर उपचुनाव हुआ और एक
नारा लगा कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, और इंदिरा जी दोबारा चुनाव जीत करके आ गई, उन्हें घर खाली। लेकिन आप सोच सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वोच्च नेता के पास दिल्ली में घर नहीं हो, उनके पास अपनी गाड़ी नहीं हो, आप इमेजिन कर सकते हैं? और दूसरी तरफ वो पार्टी है जो कोरोना काल के बाद भी आज पूरा देश हाहाकार कर रहा है, किसी के पास पैसा नहीं है, पैसे की क्रंच है सबके पास, और भारतीय जनता पार्टी का पैसा 150% से ज्यादा की तरक्की से बढ़ रहा है। 87% एडीआर की रिपोर्ट कहती है आपके इलेक्टोरल बॉन्ड सामने से है, आया है। आपके सामने है। वो बॉन्ड किसके हैं वो भी आपके सामने है। हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है, वो भी आपके सामने है। और वो जो हमारे दो हैं, उनका भी पैसा किस तेजी से बढ़ रहा है आप समझ से परे है। वो भी कोरोना काल में, जब सब धंधे चौपट है, सबके सब धंधे, कोई धंधा ऐसा नहीं है जिसमें काम, और पता नहीं क्या हो रहा है आपके सामने भाई। तो हम लोग उस झूठ पर, उस छल पर, उस कपट पर उत्तीर्ण नहीं है, हम वहां पर फेल है। हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि राजनीति को हम जानते हैं कि राजनीति सच का काम। हम गांधी जी के बताए रास्ते पे हैं, जहां अन्याय होगा वहां कांग्रेस होगी। कांग्रेस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए खड़ी है। कांग्रेस झूठ बोलने के लिए नहीं खड़ी, छल कपट और प्रपंच और हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं खड़ी है। हमें और परीक्षाएं देनी होंगी, परीक्षाएं देंगे। हमें मालूम है, हमें विश्वास है हमारी देश की जनता पर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कांग्रेस की बात पब्लिक सुनेगी, एक समग्र विकास की दृष्टि को पब्लिक देखेगी। और जिस तरीके से इन्होंने देश से लेकर विदेश तक पहले कहा था डंका बजाया है, आज इनकी भद पिट रही है पूरी दुनिया में। आप देखिए ना, अफगानिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की प्रमुख भूमिका को रूस ने और पाकिस्तान ने नकार दिया। जी, आपके सामने है, आप तो विदेशी मामलों में बहुत अच्छे से जानते हैं, एक्सपर्ट के रूप में हैं आप। दोहा में हम शामिल नहीं थे, हमें अनऑफिशियली हमारे विदेश मंत्री 3-3 बार जा रहे हैं और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जी, सामने है सारी चीजें। जी, क्या कहें, इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते, क्योंकि विदेश नीति में हम भारत सरकार के साथ में हैं। बिल्कुल सही तो कहा आपने। ये बिल्कुल ये सही सारी कहा। चीजें हैं, और कांग्रेस अपनी राख से दोबारा से फिर बन के खड़ी हो जाएगी। कांग्रेस तो फिनिक्स पक्षी की तरीके से, बिल्कुल हमें सही कहा। भरोसा है कांग्रेस के ऊपर। बिल्कुल सही कहा। और विदेश नीति में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि काफी हद तक मैं भी विदेश व्यापार चीजों से मैं डील करता रहा हूँ, पढ़ाता भी रहा हूँ। और आज थोड़ा सा हैरानी भी हुई, एक 16 अगस्त का और 27 अगस्त के जो यूएनएससी के जो दो स्टेटमेंट्स आए हैं, दूसरे स्टेटमेंट में से तालिबान शब्द निकल गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी आप काउंसिल का। सोचिए, आप और सोचिए। जी हाँ, और अकबरुद्दीन साहब जो पहले भारत के रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर यूनाइटेड नेशन में, उनका कहना है कि 15 days इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड इन द फॉरेन पॉलिसी। वेल सर, अभी मैं कुछ कहूंगा भी नहीं इसके ऊपर, कमेंट नहीं नहीं कह करना सकते सर, चाहूंगा हम मैं। हमें भी चुप ही चलिए, रहना है। लेकिन हाँ, विदेश नीति में समीकरण बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम कुछ कहते हैं तो शायद हमें, क्या कहते हैं, टॉन्ट करने वालों की भी कमी नहीं है, ट्रोल करने वालों की बिल्कुल। कमी नहीं है। क्योंकि अब भारत सरकार उस ओर जा रही है धीरे धीरे खिसक कर। तो हो सकता है जो आज हम और आप कह रहे हैं, शायद एक महीने बाद सारा भारत ही वही कहेगा। खैर, बिल्कुल। बात राजनीति की थी। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर कुछ जो खींचतान है, उसके बारे में एक भारत के 2-3 आम नागरिकों ने आपके लिए सवाल भेजे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं स्वागत है। उसमें एक सवाल है उत्तराखंड से श्री चंदन बिष्ट का। हम्म। चंदन बिष्ट जी कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस की हाईकमांड अपने ही अंदर के लोगों को समझा पाने में सफल नहीं हो पा रही है, और कहीं ना कहीं आपसी उनकी जो उलझने हैं या रंजिशें हैं, वो निकल कर पब्लिक में आ रही हैं। और दूसरा एक प्रश्न है इसी से मिलता जुलता, एक हमारे कुल्लू से हमारे एक व्यूअर हैं श्री श्याम पाल जी, वो भी ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की ग्रैंड नेशनल पार्टी अपने हाउस को ऑर्डर में क्यों नहीं ला पा रही है। हम संवाद में भरोसा रखते हैं, विवाद में नहीं। मतभेद लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। मतभेदों से पार्टियां और संवाद से पार्टियां कमजोर नहीं होती हैं, मजबूत होती हैं।
एक चीज मैं बहुत साफ बता दूं बिस साहब को भी और जो कुल्लू से आपके दर्शक भाई साहब हैं उनको भी, कि हमारे यहाँ संवाद की प्रक्रिया जिंदा है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से कतई नहीं है कि जहां पर संवेदनहीनता की एक पराकाष्ठा है, जो खाता ना भाई जो मोदी जी कहे सही। आप इस चीज को देख लीजिए, सारी की सारी आज तक अगर संवाद भारतीय जनता पार्टी में हो रहा हो, अगर उस हिटलर शाही को आप लोकतंत्र कहते हैं तो ये उन लोगों को मुबारक। हमारे यहाँ सबकी बोलने की आजादी है और ये ऐतिहासिक काल से है। ऐतिहासिक काल से मैं बताऊं आपसे कि फिरोज गांधी साहब ने जवाहरलाल जी के ऊपर कितनी हाउस में टीका टिप्पणियां की हैं, उसको आप देखिए। आप लोहिया जी की टीका टिप्पणियों को देखिए, महिपाल शास्त्री साहब की टीका टिप्पणियों को देखिए, आप किसी की टीका टिप्पणियों को देखिए, सब लोगों को समाहित करने का काम, अटल जी की टीका टिप्पणियों को देखिए, सबके को समाहित करने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस मतभेदों का सम्मान करती है। जवाब हम देंगे, समय पर देंगे। कुछ लोग हमारी पार्टी, हम और कठिन, आपके जो प्रश्न को कठिन मान करके हम और भी जवाब दे देते हैं। कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए, हमारे पास सत्ता नहीं। हाँ, सत्ता जनित कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति का, लेकिन समाज जनित कार्यों को करने के लिए सत्ता की आवश्यकता एक सीमा तक है। एक सीमा के बाद कोई आवश्यकता सत्ता की नहीं है। तो जो लोग कांग्रेस की नीति में, नियम में, सिद्धांतों में भरोसा रखते हैं, जो जी। भारत और भारतीयता में भरोसा रखते हैं, जो इस देश के संविधान में भरोसा रखते हैं, वो सब के सब लोगों का स्वागत है कांग्रेस में। मतभेदों के साथ भी संवाद करेंगे, विवाद का निपटारा करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पूर्ण प्रयास। एक और हमारे दर्शक हैं जिन्होंने लिखा कि पतंग की डोर बहुत लंबे टाइम तक मत खींचिए सर, पतंग टूट जाएगी, उससे पहले संभालिए, मजबूती के साथ चेहरा प्रस्तुत कीजिए, खासतौर से जनता के सामने। वो जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। उन्हें उम्मीद है कि भारतीय नेशनल कांग्रेस वापस आ सकती है, आराम से आ सकती है। अभी भी उनका एक डेडिकेटेड वोट बैंक है। उनकी वोट बैंक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में अभी भी बहुसंख्यक जो सत्य में विश्वास रखते हैं, और उन्हें पता है कि जो गांधीवादी पार्टी हैं वही इस देश को एक रखने में आगे सफल हो सकती हैं। शायद उसी चिंताओं के कारण आपसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट भी की है। उनकी रिक्वेस्ट सर माथे पर, सर झुका करके उनकी इस सुझाव का हम लोग स्वागत करते हैं। रही बात चेहरा देने की, रही बात आपको बाकी चीजें देने की, तो समय पर चेहरा भी सामने आता है। श्री राहुल गांधी जी हमारा चेहरा है, श्रीमती प्रियंका गांधी जी हमारा चेहरा है, श्री अमरिंदर सिंह जी हमारा चेहरा है, श्री अशोक गहलोत साहब हमारा चेहरा है, कमलनाथ जी चेहरा है, दिग्विजय सिंह जी चेहरा है, भूपेश बघेल साहब हमारा चेहरा है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैं आपको बताऊं गुलाम नबी आजाद साहब चेहरा है हमारा, सचिन पायलट साहब चेहरा है हमारा। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में आप नेता की या आप प्रधानमंत्री के पद के चेहरे की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर समय आने पर वो भी बताएंगे हम, और हमारा हाई कमान सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में वो तय होगा कि कौन रहेगा, तो वो आपको समय पर बताएंगे। लेकिन चेहरों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। किसी भी राज्य से उठाइए, आप राज्य का नाम बताइए। उत्तराखंड में श्री हरीश रावत जी हमारा चेहरा है, कौन मना कर सकता है हरीश रावत जी के कामों को। आप बताइए कि नाम पंजाब में कौन मना कर सकता है, हरियाणा में रणदीप सिंह सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, कौन नहीं है हमारा चेहरा, आप हमें बताइए। उत्तर प्रदेश में अजय कुमार लल्लू जी हैं हमारा, राधना मिश्रा है, प्रमोद तिवारी हैं, श्री प्रकाश जायसवाल है, पीएल पुनिया है, किसका नाम ले ले, हर जिले में चेहरा है हमारे पास और बड़ा चेहरा है। ये भी मैं बता दूं आपसे। हाँ, आप जिस चेहरे की बात आप कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री पद के लिए, तो ये हर पार्टी की रणनीति होती है। जैसे ही समय आएगा हम उस पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे और आपके सामने चेहरा भी रखेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम सबकी यही कामना होगी कि सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी को एक और सजग रूप से और सामर्थ्यवान होकर लोगों के सामने आके उनके मन में जो भी भ्रांतियां उसे दूर करें और उस विश्वास को पुनर्स्थापित करें जो कहीं ना कहीं बीच में थोड़ा फिसलता हुआ नजर आ रहा है, जाता हुआ जा रहा है। तो दर्शक मित्रों, ये तो आज का कार्यक्रम, लेकिन जाने से पहले मैं श्री राजपूत जी से कहूंगा कोई आखिरी टिप्पणी हमारे दर्शकों के लिए, कोई आखिरी वक्तव्य देना चाहें, कोई आखिरी संदेश देना चाहें, स्वागत है।
बोरा साहब, आपके लिए, दर्शकों के लिए सिर्फ एक है, सच के साथ रहिए। इस देश को आप सबकी आवश्यकता है। झूठ, छल, कपट और भ्रम के जाल में मत आइए। अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाइए। किसान का साथ दीजिए। ऐसी सरकारों को बनाने की बात कीजिए जो बेरोजगारी से आपको निजात दिला सके, जो रोजगार परक विकास की अवधारणा पर काम कर सके, जो किसानों की समस्याओं को, असली समस्याओं को सामने ला सके, किसानों को उनके हिसाब का हल दे सके, किसानों पर अपनी बात न थोपें। इस तरीके के लोगों को आप सामने लाइए। धर्म और धर्मांधता, सांप्रदायिकता, नकली मुद्दे, गढ़े हुए मुद्दे, इन सारी बातों को करने वालों को निषेध कीजिए। देश की तरक्की में अपना हाथ बटाइए। बिल्कुल सही कहा। और मैं दर्शक मित्रों आपको याद दिला दूं कि अमेरिका को मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स कहा जाता है, लेकिन दुनिया का पहला मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स भारत था, भारतीय भूखंड था, जहां पर ना जाने कितने लोग किस किस दुनिया के भूखंड से आए, बसते चले गए, यहाँ सभ्यताएं बसती चली गई, उजड़ी भी बीच में, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ना जाने इतने लोग आए हैं इस भारत के भूखंड के ऊपर, मैं गिन नहीं सकता। अगर आप इतिहास में जाएं तो ग्लोरियस इतिहास है, लेकिन उन इतिहास के पन्नों में भारत ने जब भी समृद्धि हासिल की है, विकास किया है, ये वो काल रहे थे जब किसी के ऊपर कोई रुकावट नहीं थी। लोगों को, कारीगरों को, व्यापारियों को, बाहर से आने वाले लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता था। तब भारत वास्तव में मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर था। आज प्रतिबंध हैं, रुकावटें हैं, हर जगह हैं। जब देश रुकावटों के दौर में आ जाता है, प्रतिबंधों के दौर में आता है, चाहे वो प्रतिबंध राजनैतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, तो देश तरक्की नहीं किया करते या तरक्की की रफ्तार स्लो हो जाती है। मेरी यही उम्मीद होगी कि हम 75वें साल में आज की डेट में हैं कि भारत वापस एक मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर बने और वही सामंजस्य, सौहार्द, प्रेम, उस भावना को लेके आए जिसके लिए भारत हमेशा से जाना जाता है। राजपूत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बहुत समय धन्यवाद निकाला, आपका सर। हमारे साथ आए। न्यूज टाइम के दर्शकों की ओर से, मेरी ओर से आपका बहुत 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 आभार। शुक्रिया। दर्शकों, आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद। आप